कहानी की शुरुआत में एक पुलिस वाला जेल से छूटने वाले अपराधियों को उनकी जाति पूछते हुए नीची जाति वाले लोगों को एक तरफ खड़ा कर देता है और ऊंची जाति वाले लोगों को यहाँ से जाने देता है। तभी वहाँ पर एक दूसरा पुलिस वाला आता है और बोलता है कि अभी कई सारे केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, हम इसे कैसे पूरा करेंगे। तब वो पुलिस वाला बोलता है कि नीची जाति वाले लोगों पर दो दो केस लगा दो। दरअसल पुलिस वाले को प्रमोशन चाहिए था, इसलिए वो केस को खत्म करना चाहता था। इसके कारण उन लोगों पर ज्यादा केस लगा दिए जाते हैं। दूसरी तरफ एक गांव में राजा कान्हो और उसकी वाइफ चूहों को पकड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर उसके भाई बहन और बहन के पति को देखते हैं। उधर गांव में हम देखते हैं कि सरपंच की वाइफ अपने गहनों को पहन रही होती है। तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है और फिर फौरन राजा कान्हो को बुलाया जाता है। राजा कान्हो उस कमरे में जाता है जहाँ पर बहुत सारे गहने रखे हुए थे। राजा कान्हो सांप को ढूंढने लगता है, जो थोड़ी देर बाद उस सांप को पकड़ लेता है। इधर उन्हीं की बस्ती में हम मैत्रा नाम की टीचर को देखते हैं, जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया करती है। मैत्रा कभी भी जात पात पर विश्वास नहीं करती थी। मैत्रा उनके बच्चों को और उनके माता पिता को भी पढ़ाया करती थी। उस बस्ती के लोग दफ्तर में जाते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों का जात प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर उनकी जात प्रमाण पत्र बनाने से मना कर देता है, क्योंकि उनके पास न तो कोई पहचान पत्र था और न ही उनके पास कोई आईडी थी। इधर राजा कान्हो की वाइफ प्रेग्नेंट होती है। जब राजा कान्हो को पता चलता है तो बहुत खुश होता है, वो खुशी के मारे नाचने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब राजा कान्हो को भट्टी में काम करने के लिए जाना था, लेकिन ये बात उसकी वाइफ को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो भी उसके साथ जाना चाहती थी। लेकिन राजा कान्हो इस हालत में उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए वो अकेला ही चला जाता है। इसके बाद राजा कान्हो कुछ दिनों तक भट्टी में काम करता है। उधर सरपंच के घर चोरी हो जाती है और उस चोरी का पूरा शक राजा कान्हो के ऊपर जाता है, क्योंकि वही एक इंसान था जिसने उस गहनों को देखा था। सरपंच पुलिस वालों को बुलाता है कि राजा कान्हो उसके घर सांप पकड़ने के लिए आया था। तभी उसने गहनों को देख लिया और उसके मन में लालच आ जाने के कारण उसने चोरी कर ली। राजा कान्हो तो भट्टी में काम करने के लिए गया था। तब पुलिस वाले उसके घर पर जाते हैं, लेकिन राजा कान्हो वहाँ पर नहीं मिलता। तब वे लोग उसकी पत्नी को पकड़ कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चंद्रा नाम का एक वकील होता है, जो अन्य वकीलों के साथ मोर्चा संभाल रहा था, क्योंकि एक पुलिस वाले ने एक वकील के ऊपर हाथ उठा दिया था, जिसके कारण सभी वकील मिलकर उस पुलिस वालों का विरोध कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर चंद्रा देखता है कि उनसे कुछ क्लाइंट मिलने आए हुए हैं। उन्हें देखकर वो कोर्ट के अंदर चला जाता है। तभी कोर्ट में एक वकील उससे पूछता है कि आप तो अभी मोर्चा संभाल रहे थे, आप अंदर कैसे आ गए। तभी चंद्रा बताता है कि ये केस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल केस ये था कि छोटी जाति वाले लोगों के ऊपर झूठा केस लगा दिया था। ये गुनाह उन्होंने किया भी नहीं था, ये गुनाह तो बड़े लोगों ने किया था। इस गुनाह में पुलिस वाले भी उनका साथ देते हैं। इस बात को चंद्रा कोर्ट में साबित कर देता है और केस जीत जाता है। कुछ दिनों बाद चंद्रा की पुलिस वालों से बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए वो पुलिस वालों का हर जगह विरोध करता रहता है, क्योंकि वहाँ की पुलिस करप्ट हो चुकी थी। पर वहाँ पर थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी और मैत्रा वहाँ पर आती हैं, जो कि चंद्रा से मिलने आए हुए थे। यहाँ पर उसकी पत्नी चंद्रा से मिलती है। चंद्रा बोलता है कि मुझे सब कुछ जानना है, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है। इसके बाद उसकी पत्नी अपनी पूरी कहानी सुनाती है, जो उसके साथ हुआ था। वो बोलती है कि राजा कान्हो को ढूंढते हुए पुलिस वाले उसके घर पर आए हुए थे। उन्होंने उसे बहुत मारा और पुलिस स्टेशन ले गए। साथ में वो बताती है कि राजा कान्हो के भाई बहन और उसकी बहन के पति को पुलिस स्टेशन ले गए। लोकम में लाने के बाद उन लोगों को बहुत मारा गया और उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया गया। उधर पुलिस वाले राजा कान्हो को ढूंढते हुए भट्टों के पास जाते हैं, जहाँ पर वो काम करता है। राजा कान्हो उन्हें वहाँ पर नहीं मिलता। वहाँ पर एक आदमी बताता है कि राजा कान्हो यहाँ से बिना बताए भाग गया है। उधर राजा कान्हो अपनी घर की ओर ही आ रहा था। तभी कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। लोकम में आने के बाद राजा कान्हो को बुरी तरह पीटा जाता है। पुलिस वाले बोलते हैं कि गुनाह को कबूल करो कि तुमने चोरी की है, लेकिन राजा कान्हो बार बार बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की है। इसके बाद राजा कान्हो को बेरहम तरीके से पीटा जाता है। जब अगले दिन उसकी वाइफ उसके लिए खाना लेकर आती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि राजा कान्हो की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। साथ में उसके भाई और बहन के पति की भी हालत खराब हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वे तीनों लोग जेल से फरार हो गए हैं। अब पुलिस वाले राजा कान्हो की पत्नी को परेशान करते हैं। राजा कान्हो की वाइफ और मैत्रा मिलकर कुछ ऑफिसर के पास जाती हैं।
मदद मांगने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी उनकी मदद नहीं करता। इसके बाद वो कई वकीलों के पास जाती हैं, लेकिन वहाँ से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। तब ये लोग चंद्रा के पास जाते हैं, क्योंकि चंद्रा ह्यूमन राइट्स वाले केस लेता है और ये फीस भी नहीं लेता। साथ में ही मैत्रा चंद्रा को फरार वाली रिपोर्ट दे देती है, जो कि पुलिस वाले ने बनाई थी। रिपोर्ट बड़ी स्ट्रांग होती है और साथ में 3 गवाह भी होते हैं, जिन्होंने तीनों को भागते हुए देखा था। इसके बाद चंद्रा पूरे केस की स्टडी करता है। तब चंद्रा कोर्ट में बोलता है कि उन तीनों को ढूंढने का ऑर्डर दिया जाए। तब कोर्ट उन तीनों को ढूंढने का ऑर्डर दे देती है। आगे चंद्रा बोलता है कि पुलिस वाले ने जो भी रिपोर्ट बनाई है, उनमें जो गवाह हैं, मैं उनसे सवाल जवाब करना चाहता हूँ। इसके बाद उन गवाहों को बुलाया जाता है। चंद्रा उनसे सवाल जवाब करता है। तब चंद्रा को पता लग जाता है कि ये तीनों पुलिस वालों के पक्ष में बोल रहे हैं। उन गवाहों में से एक डॉक्टर भी होता है जिसने उन तीनों की मलहम पट्टी की थी, और उनमें से एक वो भी होता है जिसने मेडिकल स्टोर पर दवाई दी थी। यहाँ पर ये केस पुलिस वालों की तरफ झुक गया था। तब चंद्रा एक पुलिस वाले को बुलाता है जिसने ये रिपोर्ट बनाई थी। चंद्रा उससे कुछ सवाल करता है। वो पुलिस वाला ऐसे जवाब दे रहा था मानो सवालों का जवाब रट के आया हो। चंद्रा उस पुलिस वाले से पूछता है कि आपने ये रिपोर्ट बनाई है तो आपको ये भी पता होगा कि डॉक्टर का क्लिनिक कहाँ पर है और मेडिकल शॉप कहाँ पर है। वो पुलिस वाला इसका कोई भी जवाब नहीं दे पाता। साथ में ही चंद्रा बताता है कि दोनों ही शॉप अलग अलग दिशा में है। चंद्रा ये भी साबित कर देता है कि पुलिस वाला झूठ बोल रहा है, और ये भी साबित हो जाता है कि ये रिपोर्ट भी झूठी है। यहाँ पर सभी पुलिस वाले बुरी तरह से फंस चुके थे। फिर इसके बाद पुलिस वाले सबसे बड़े वकील के पास जाते हैं, उससे मदद मांगते हैं। एक दिन राजा कानू की पत्नी वकील से बात कर रही थी। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आते हैं और उसकी बेटी को उठाकर अदालत ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजा कानू की पत्नी को वहाँ पर जाना पड़ता है, जहाँ पर पुलिस वाले हाथ जोड़कर उससे बोलते हैं कि आप अपना केस वापस ले लो, लेकिन उसकी पत्नी केस वापस लेने से मना कर देती है। तभी पुलिस वाले उसकी पत्नी के साथ बदसलूकी करने लगते हैं। तभी वहाँ पर डीएसपी का उनके पास कॉल आता है और बोलता है कि अगर राजा कानू की पत्नी को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है, और उसकी पत्नी को अपनी जीप में बिठाकर उसके घर पर छोड़कर आओ। दरअसल सीन ये था कि पुलिस वाले राजा कानू की बेटी को वहाँ से उठाकर ले जा रहे थे। तभी वहाँ पर चंद्रा का कॉल आता है और राजा कानू की पत्नी चंद्रा को सारी बातें बता देती है। इसके बाद चंद्रा तुरंत जज के पास जाता है। तब जज तुरंत डीएसपी को कॉल करता है। अब ये केस सबसे बड़े वकील के हाथ में आ गया था। इसके बाद केस कोर्ट में पहुंच जाता है। वो वकील एक ही गवाह से उस केस को निपटाने लगता है। वो गवाह बोलता है कि ये तीनों लोग मेरे यहाँ पर काम करते थे। वो जज को बताता है कि राजा कानू के भाई का उसके पास कॉल आया था और उसने बोला था कि वे लोग जेल से फरार हो गए हैं। इसके बाद चंद्रा उस आदमी से पूछता है कि आपको ये बात सबसे पहले राजा कानू के परिवार को बतानी चाहिए था। तब वो आदमी बोलता है कि मैंने ये बात उसके परिवार को बताई थी। अब ये केस पूरी तरीके से चंद्रा के हाथ से निकलता जा रहा था, क्योंकि ये बात राजा कानू की पत्नी ने चंद्रा को नहीं बताई थी। अपने घर पर पहुंचकर चंद्रा राजा कानू की पत्नी पर गुस्सा करता है और बोलता है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छिपाई। तब मैत्रा बोलती है कि ये बात मैंने उसे बताने के लिए मना किया था। साथ में मैत्रा ये भी बताती है कि इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि राजा कानू के भाई को अंक पढ़ना भी नहीं आता है, वो कॉल कैसे कर सकता है। इसके बाद चंद्रा उस एसटीडी बूथ की सारी कॉल डिटेल मंगवा लेता है और बारी बारी से सभी को चेक करने लगता है कि आखिरकार उसे किस एसटीडी बूथ से कॉल आया था। तब उसे पता चलता है कि एसटीडी बूथ केरला का है। फिर चंद्रा फौरन केरला पहुंच जाता है, उस एसटीडी बूथ के मालिक से मिलता है। इसके बाद कोर्ट में चंद्रा एसटीडी बूथ के मालिक को कटघरे में बुलाता है और उससे बोलता है कि वहां पर जो कुछ भी हुआ वो तुम सब कुछ कोर्ट को बताओ। इसके बाद वो उन्हें बताता है कि कुछ दिनों पहले 3 लोग वहां पर आए थे और वो तीनों ही उस एसटीडी बूथ में घुस गए थे। तब मेरा ध्यान उन तीनों के ऊपर गया था। तब चंद्रा कोर्ट में बोलता है कि सारे पुलिस वाले इस केस में मिले हुए हैं, इसलिए इस केस को सीबीआई को हैंडल करने के लिए दिया जाए। जज भी उसकी बात को मान जाता है। अब यह केस आईजी परमन स्वामी के पास पहुंच जाता है। अब ये दोनों मिलकर केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। ये लोग केरला में जाते हैं, वहां पर सभी जेलों को चेक करते हैं और सारी एफआईआर को भी चेक करते हैं कि कहीं ये तीनों यहाँ पर तो भागकर नहीं आए। वहाँ पर एक पुलिस वाला मिलता है जो बताता है कि उन्हें एक लाश मिली है। इसके बाद वो उन्हें फोटो दिखाता है, लेकिन मैत्रा वो फोटो को पहचान लेती है क्योंकि ये लाश राजा कानू की होती है। वो बताता है कि ये लाश हमें शहर के बॉर्डर पर मिली थी। राजा कानू की मौत की खबर को सुनकर उसकी पत्नी टूट जाती है। दूसरी तरफ वकील पुलिस वाले से पूछता है कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था। तब पुलिस वाला बोलता है कि जब हम राजा कानू को मार रहे थे तभी उसकी मौत हो गई थी। तब हम लोगों ने उसे जेल से बाहर निकालकर शहर के बॉर्डर पर फेंक दिया और ऐसा लग रहा था मानो उसका एक्सीडेंट हुआ है।
दूसरी तरफ चंद्रा को तहकीकात करते हुए पता चलता है कि एसटीडी बूथ में 3 लोग गए थे, जिनमें राजा कानो का भाई भी था। साथ में उसे ये भी खबर मिलती है कि राजा कानो का भाई और उसकी बहन का पति अभी भी जेल में है। तब मैत्रा को जेल में आइडेंटिफाई करवाने के लिए ले जाया जाता है। तब पता चलता है कि दोनों अभी भी इस जेल में हैं। वो उन्हें पहचान लेती है। इसके बाद दोनों को कोर्ट में ले जाया जाता है। फिर राजा कानो का भाई कोर्ट को बताता है कि पुलिस वालों ने राजा कानो को बहुत मारा था, उसे इतना मारा था कि वो बेहोश हो चुका था। साथ में राजा कानो की बहन का पति भी बेहोश हो गया था। कई घंटों बाद उन दोनों को होश नहीं आया तो पुलिस वालों ने उनकी आंखों में मिर्ची डाली थी। इसके बाद राजा कानो की बहन के पति को तो होश आ गया था, लेकिन राजा कानो में अधिक मार पड़ने के कारण उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद आईजी को कटघरे में बुलाया जाता है। वो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में जज को बताता है कि इस केस में पुलिस भी मिली हुई है। चंद्रा उस कोर्ट को ये भी बताता है कि राजा कानो की जहाँ पर मौत हुई थी वहाँ पर उसने पुलिस वालों के पैर के निशान और गाड़ी के टायर के निशान भी देखे थे। इसलिए वो जज से रिक्वेस्ट करता है कि राजा कानो की पत्नी को गांव के बीचों बीच एक घर दिया जाए और जो गुनहगार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और सभी गुनहगारों को सजा हो जाती है और सच्चाई की जीत हो जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।